वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज बायोलॉजी की क्लास 4 है जिसमें हम पोषण भाग 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे विटामिन ई के 8 प्रकार कौन कौन से हैं और विटामिन के 1 के बारे में बात करेंगे, के 2 के बारे में बात करेंगे, के 3 के बारे में, यानी कि विटामिन के भी 3 टाइप का होता है। हालांकि के 1 के 2 नेचुरल विटामिन है, के 3 आर्टिफिशियल विटामिन है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम न्यूट्रिशन पार्ट 4 पर बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें देख रहे हैं। क्लास 4 चलने वाली है साथियों। यदि अपने समय को बचाना है, कीमती समय को बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज, पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल पूरा पीडीएफ आप मंगा सकते हैं। ये पूरा आप पीडीएफ देख सकते हैं, यहां से यहां तक पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो चलिए क्लास हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को सीखना है भाई विटामिन ई के टाइप कौन से हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है साथियों, अगर हम नॉर्मल बात करें तो सबसे पहले कुछ चीजें हमें तो जान लेनी चाहिए कि विटामिन ई वैसे किसमें यूज किया जाता है। तो जैसा कि विटामिन ई जो होता है साहब, विटामिन ई हालांकि विटामिन बोलते हैं इसको, ये विटामिन ई साहब ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए और डी की बारे में बात कर चुके हैं। वहीं विटामिन के भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बात समझ रहे हैं साथियों? ये जो विटामिन ई है ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहलाता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल को मारता है। अभी एक एक करके हम बात समझेंगे। पहली बात तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको किस नाम से जाना जाता है? टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। मेनली कॉमन यही विटामिन होता है, टोकोफेरॉल। तो कुछ चीजें यहां हमें समझनी होंगी। जैसे विटामिन ई है, एक वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, कई रूप होते हैं, लेकिन अल्फा टोकोफेरॉल मानव शरीर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एकमात्र विटामिन है। यानी कि बट अल्फा टोकोफेरॉल इज द ओनली वन यूज्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब दूसरी चीज यहां पर और एक चीज मुझे बतानी है आपको। अगर विटामिन ई की और भी कई सब टाइप देखें तो यहां पर देखिए, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नेचुरली अकरिंग विटामिन ई एग्जिस्टिंग इन 8 केमिकल फॉर्म्स, यानी कि ये 8 फॉर्म में पाया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, डेल्टा टोकोफेरॉल एंड अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोट्रेनोइल्स। समझ रहे हैं? टोकोट्रेनियोल्स या ट्रोकोट्राइनियोल्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक तो इसका एक मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा टोकोफेरॉल के रूप में होता है, दूसरा अल्फा बीटा गामा डेल्टा टोकोट्राइनोल्स के रूप में होता है। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? जिसमें इसे खासकर अल्फा टोकोफेरॉल, अब यहां पर अगर और देखें गामा टोकोफेरॉल, जिनकी जैविक गतिविधि के स्तर अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर वर्क करता है, अलग अलग बायोलॉजिकल यानी कि अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, अलग अलग जैविक क्रियाओं में भाग लेता है, जिसमें से अल्फा टोकोफेरॉल, अल्फा वाला टोकोफेरॉल एकमात्र ऐसा रूप है जो मानव, जिससे मानव की आवश्यकता को पूरा करने की पहचान किया जाता है। यानी कि मानव में अगर जो पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाता है, वो अल्फा टोकोफेरॉल ही है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि होते तो 8 रूप में हो, लेकिन इनका विशेष रूप अगर देखा जाए तो अल्फा टोकोफेरॉल है। यह बात क्लियर है? अब ये देखो, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। साथियों, अगर एंटीऑक्सीडेंट वर्ड कहीं लगता है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है भाई? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो हमारी स्किन में फ्री रेडिकल है या फ्री ऑक्सीजन है या नेसेंट ऑक्सीजन है, वो मेलानिन से क्रिया करता है। जैसे मान लो ये स्किन है, स्किन में जो अगर फ्री ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन मेलानिन पिगमेंट से कर लेता है क्रिया। ये मेलानिन तो आपको मैंने पहले भी बताया है। मेलानिन पिगमेंट क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट त्वचा के रंग के लिए जाना जाता है। यदि मेलानिन ज्यादा है तो त्वचा स्किन डार्क होगी, यदि मेलानिन कम है तो लाइट होगी, गोरी त्वचा होगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो नेसेंट जो ऑक्सीजन होते हैं वो मेलानिन पिगमेंट से क्रिया करके इस त्वचा की एजिंग कर देते हैं, बुढ़ापा ला देते हैं, इसमें रिंकल्स वगैरह ला देते हैं।
तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है साथियों। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो फ्री ऑक्सीजन है इसको खत्म करता है। बात समझ में आया? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ढीले इलेक्ट्रॉन तथा कथित मुक्त कणों को साफ करता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो इनहांस द इम्यून फंक्शन, प्रिवेंट क्लॉट्स फॉर्म प्रिवेंट क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग इन हार्ट आर्टरीज, यानी कि थक्का बनने से रोकता है। हृदय धमनियां जो होती हैं साथियों, आर्टरीज जो होती हैं उसमें जो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग अगर शरीर के अंदर हो जाए, हमारे आर्टरी और वेन में हो जाए, हमारे धमनी और सिराओं में हो जाए, तो यार दिक्कत ही दिक्कत है। तब तो ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे? यदि ब्लड क्लॉटिंग हमारे स्किन पे हो रहा है, यहां स्किन पे हो रहा है कट के, या दांत टूट रहा है, वहां पर अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो दिक्कत है। वहां ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए, स्किन पर ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए। समझ रहे? तो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए हिपैरिन प्रोटीन जिम्मेदार है, यानी कि हार्ट की जो आर्टरीज है, वेन है, यानी कि शरीर के अंदर जो धमनियां हैं और सिराएं हैं, उसमें अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई तब तो दिक्कत है। तो उसको रोकता कौन है? लीवर के द्वारा एक प्रोटीन निकाला जाता है साथियों, जिसका एक जिक्र मैंने पहले भी किया है, हिपैरिन प्रोटीन। बात समझ में आ रहा है? हिपैरिन प्रोटीन। साथ में साथियों विटामिन ई भी जिम्मेदार है, प्रिवेंट्स क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग इन हार्ट आर्टरीज। ये बात समझ में आ रहा है? और ये तो एक तरीके से शोध के बारे में, रिसर्च के बारे में बताया गया है कि विटामिन ई सहित एंटीऑक्सीडेंट 1980 के दशक में पता लगाए गए थे। समझ गए? और तभी से ये पता चला कि अगर एंटीऑक्सीडेंट ना हो हमारे बॉडी में, समझ रहे हो, जैसे मुल्तानी मिट्टी आप लगाते हो, ठीक है, एलोवेरा जेल लगाते हो, इसमें सब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन में नहीं है तो आपकी शरीर की त्वचा की स्किन बहुत जल्दी से एजिंग होगी, उस बुढ़ापे की शिकार हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? और ये तो सारी चीजें यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो मेन बात है, मुक्त कणों के उत्पादन को कम करने की क्षमता होती है, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि फ्री ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है, उसके उत्पादन यानी कि उसके प्रोडक्शन को भी कम करता है। ये बात समझ में आए? खाद्य स्रोत की बात करें तो सबसे बेस्ट सोर्स है जर्मिनेटेड सीड ऑफ व्हीट, गेहूं के अंकुरित बीज। वैसे गेहूं के अंकुरित बीज, गेहूं के अंकुरित बीज यानी कि जर्मिनेटेड सीड ऑफ व्हीट। समझ रहे? विटामिन ई पौधे पर आधारित नट्स बीज सब्जियों में पाया जाता है, गेहूं के बीज तेल वगैरह में पाया जाता है, सरसों के बीज, बादाम, मूंगफली, ये सारी चीजों में पाया जाता है, लाल शिमला मिर्च वगैरह। प्राकृतिक रूप से ये तो मैंने बता ही दिया। दूसरी चीज, एक और चीज है साहब, इसमें नहीं लिखा है, इसको मैं बाद में कवर कर दूंगा, या फिर अगर आपको लिखना हो तो एक्स्ट्रा जानकारी ये लिख लीजिएगा। इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। तीसरा ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एंटीऑक्सीडेंट ब्यूटी का मतलब तो समझ ही गए हो, जब स्किन में ऑक्सीडेंट को मारेंगे, फ्री ऑक्सीजन को खत्म करेंगे, तो ये ब्यूटी विटामिन तो हो गए ही। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन यानी कि बाजपन को रोकते हैं, यानी कि क्या करता है ये, यानी कि स्पर्म और ओवम, यानी कि शुक्राणु साथियों, शुक्राणु और अंडाणु के विकास में हेल्प करता है, कि डेवलपमेंट में, इसका डेवलप भी करता है, डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। बात समझ में आ रहा है? तो स्पर्म ओवम के डेवलपमेंट में मतलब एक तरीके से हेल्पफुल विटामिन है। स्पर्म और ओवम के विकास में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में सहायता करता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत बताइए? बता, समझ में आया? यानी कि ये तो क्या क्या काम किया भाई। एक तो जाहिर सी बात है ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, समझ में आया? यानी कि
और दूसरा ब्लड क्लॉट को भी रोकता है, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाए। और तीसरा ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, यानी कि बाजपन को रोकता है। समझ में आया? ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। कितने टाइप में होता है ये? दो मतलब 8 प्रकार में होता है। अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ये टोकोट्रेनॉल्स के रूप में भी होता है, टोकोफेरॉल के रूप में होता है। और सबसे ज्यादा कॉमन जो पाया जाता है वो कौन सा होता है भाई? टोकोफेरॉल है। अब साथियों विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के भी 3 रूप में होता है, K1 K2 K3। समझ रहे हैं? K3 हमेशा याद रख लीजिए, फिंगर टिप पे याद रख लीजिए। K3 ऐसा विटामिन है जो आर्टिफिशियल है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। K1 और K2 ही हमारे लिए अच्छे होते हैं। और विटामिन K1 हम लेते हैं, ये बाद में जाके लीवर में K2 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए ये कुछ चीजें तो समझ ही लिए, आइए कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हर कोई जानता है भाई, फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो 2 रूपों में आता है। मुख्य प्रकार फाइलोक्विनोन ही होता है, इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, इसको फाइलोक्विनोन, जो कि कोलार्ड ग्रीन्स यानी कि वेजिटेबल्स होते हैं, कोलार्ड, केल, पालक जैसी हरी पत्तेदार, केल भी एक तरीके की सब्जी होती है, सब्जियों में पाया जाता है। अन्य प्रकार मोनोक्विनोन होता है, जो अभी हम केट देखिए, अभी पहले हम आपको दिखा ही दें। अ, देखिए मोनोक्विनोन मतलब केटू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए नाम लिखा हुआ है। फाइलोक्विनोन मतलब K1, मोनोडायोन मतलब K3, मोनोक्यूनोन का मतलब K2। ये बात समझ में आ रहा है? तो मोनोक्यूनोन K2 है, फाइलोक्यूनोन K1 है, और मोनोडायोन मोनाडायोन क्या है? K3 है। ये कुछ भी पूछा जा सकता है, आजकल के एग्जाम का तो पैटर्न आप जान ही रहे हो। K1 से सिर्फ नहीं आता, फाइलोक्यूनोन से आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो आप ये देखिए, ये सारी चीजें खाद्य स्रोत K1 के लिए है। जैसे कोलार्ड, सलजम, साग, ब्रसल्स स्प्राउट्स, गोभी, सलाद वगैरह। मोनोक्विनोन्स की जो बात करें, मोनोक्विनोन्स यानी कि K2 की बात अगर हम करें, K2 की बात करें, K1 की बात तो कर लिए। किण्वित सोयाबीन, मांस, पनीर, अंडे वगैरह में, यानी कि जहां फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के द्वारा, वहां पर K2 विटामिन पाया जाता है, K2 वाला विटामिन पाया जाता है। समझ में आया? जहां फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो गई। बाकी पालक है, और ये सलाद है, ठीक है, ब्रोकली है, इन सब में K1 होता है साथियों, K1 होता है, ये याद रखिएगा। अब विटामिन के लक्षण कमी के क्या होता है भाई? वयस्कों में हालांकि विटामिन के की कमी दुर्लभ है, यानी कि विटामिन के डेफिशिएंसी इन एडल्ट इज रेयर। रेयर है भैया, बहुत कमी है, बट मे बी अकर्स इन पीपुल टेकिंग मेडिकेशन दैट ब्लॉक विटामिन के मेटाबॉलिज्म। लेकिन यदि आप ऐसा कोई मेडिसिन ले रहे हो जो विटामिन के एब्जॉर्प्शन को रोक दे रहा है, यानी कि कोई ऐसा एंटीबायोटिक ले रहे हैं, समझ रहे हैं, जो विटामिन के एब्जॉर्प्शन, जो हम शरीर में जो हम विटामिन के ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन को रोक दे रहा है, तो कमी हो जाएगी। वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर कोई मेडिसिन वगैरह का साइड इफेक्ट हो गया तो कमी हो सकती है, यही बताया गया है। ये देखिए जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह, उन स्थितियों में जो भोजन पोषक तत्वों के खराब अवशोषण के कारण बनती है। कोई ऐसा भोजन का पोषक तत्व, या आप बर्गर पिज्जा वगैरह कुछ ऐसा खा रहे हैं जो विटामिन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, तब ऐसा हो सकता है कि कमी हो जाए, वैसे होता नहीं है। यहां पर बोला जा रहा है नवजात शिशु, यानी कि आप यहां पर, हाँ, newborn infant, because vitamin K does not cross the placenta and breast milk contain a low amount। यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, दूध में जो होता है, विटामिन के बहुत कम मात्रा में होता है, और विटामिन के प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाता भी नहीं है। यह बात समझ में आ रहा है? ये जा नहीं पाता है, इसकी कमी संभव है, क्योंकि विटामिन के प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाता, और स्तन में दूध में इसकी मात्रा कम होती है। जन्म के समय रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की सीमित मात्रा के कारण शिशुओं में रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे बच्चे में खतरा बढ़ सकता है यदि उन्हें विटामिन के की खुराक नहीं दी जाती, इसलिए अलग से उनको इंजेक्शन लगाया जाता है विटामिन के का, उनकी, क्योंकि विटामिन के बहुत कम मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, और प्लेसेंटा के थ्रू निकल भी नहीं पाता वो। समझ रहे हैं? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो बच्चों में खासकर आम देखा जाता है, मतलब अक्सर करके हो जाता है, ठीक है। यदि विटामिन के की कमी हो गई तो क्या क्या हो जाएगा? खून का बहना,
यहां खून का बहना हो जाएगा, समझ रहे हैं? हेमोरेजिंग इसके से जैसे कहते हैं भैया उनको हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज का मतलब समझते हो? हेमरेजिंग, हैमरेज का मतलब खून का बहना होता है, खून का बहना, खून का बहना, हैमरेज। समझ रहे हैं? जैसे नसें फट गई अंदर ही, तो खून बह रहा है, रक्त का स्राव अंदर ही शरीर के हो रहा है, हेमरेज। ब्लीडिंग मतलब शरीर के बाहरी हिस्से में ब्लीडिंग होना, शरीर की त्वचा में ब्लीडिंग होना, बाहरी हिस्से ब्लीडिंग कहलाता है। खून का बहना, हेमरेज का मतलब जैसे ब्रेन, आपको ऊपर से सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन हेमरेज का मतलब ब्रेन के अंदर ही नस फट गई है और वहां पर ही खून बह रहा है, उसे हैमरेज कहते हैं। क्लॉटिंग अलग चीज है। हैमरेज, ब्रेन हैमरेज, हैमरेज का मतलब होता है खून का बहना। और कौन इसको रोकता है? विटामिन के रोक सकता है। इसीलिए साहब विटामिन के का एक और नाम है एंटी हेमोरेजिक, हेमोरेजिक विटामिन, एंटी हेमोरेजिक विटामिन है विटामिन के। ये आप नोट भी कर लीजिएगा, हालांकि यहां भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बात ये है साहब, यहां पर अगर जाओगे देखोगे, यहां कुछ विटामिन है, कुछ प्रोटीन है जो विटामिन के ही रहने पर वर्क करती है। हाँ ये देखिए, यहां पर लिखा है प्रोथ्रोम्बिन, एक विटामिन के पर निर्भर प्रोटीन है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है साथियों, प्रोथ्रोम्बिन अगर देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन ये विटामिन के पर डिपेंडेंट प्रोटीन होती है, डिपेंडेंट प्रोटीन है। यानी कि अगर विटामिन के नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन वर्क नहीं कर पाएगी और ये रक्त का थक्का जमाती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये बात समझ में आ रहा है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाती है। दूसरा, ऑस्टियोकैल्सिन, ये देखो हड्डियों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ऑस्टियोकैल्सिन एक अन्य प्रोटीन है जो स्वस्थ हड्डियों ऊतकों के उत्पादन करने में के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑस्टियोकैल्सिन तभी काम कर पाएगा जब विटामिन के आपके शरीर में होगा, तभी। नहीं तो ऑस्टियोकैल्सिन भी काम नहीं कर पाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो दो विटामिन देखिए, प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के पर निर्भर करता है, ऑस्टियोकैल्सिन भी विटामिन के पर निर्भर करता है। ऑस्टियोकैल्सिन हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है और क्या कहते हैं वो, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग कहां होनी चाहिए? मतलब शरीर के बाहरी हिस्से पर या नसों से खून अगर बाहर आ रहा है, नसों से खून बाहर आना हेमरेजिक कहलाता है, हेमरेज कहलाता है। उससे भी खून बाहर बाहर नहीं आना चाहिए। अगर रोकना है तो विटामिन के का सप्लीमेंट लेना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? विटामिन के का सप्लीमेंट रोकना होगा, चाहे यहां से हो और चाहे हमारे आर्टरी और वेन से। बाहर से तो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन आर्टरी फट गई है अंदर ही अंदर, या वेन फट गया है अंदर ही अंदर, तो वहां ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है। भाई शरीर का देखो, ये शरीर है, यहां पर अगर रक्त का स्राव हो रहा है तो भी यहां जमना जरूरी है। यहां कोई आर्टरी है, कोई वेन है, ये नस फट के यहां से निकल रहा है तो यहां भी ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है। लेकिन साहब कहां ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए? बीच में नहीं होनी चाहिए, आर्टरीज के बीच में नहीं होनी चाहिए, बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा साहब? ब्लड चलेगा कैसे? हार्ट से ब्लड पंप कैसे किया जाएगा अगर रास्ता ही ब्लॉक हो गया? तो रास्ते में, यानी कि धमनी और सिराओं के रास्ते में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हिपैरिन प्रोटीन होती है, उसके लिए विटामिन ई जिम्मेदार होता है। विटामिन ई लिए हो, हिपैरिन प्रोटीन है, तो रास्ते में ब्लड क्लॉट नहीं होगा। समझ रहे? अगर ब्लड क्लॉट कहां होना जरूरी है? ये नसों के बाहर, ये जो नसें हैं आर्टरी वेन के बाहर और शरीर के बाहरी त्वचा पर, दो जगहों, वहां पर क्या होना जरूरी है? विटामिन के होना जरूरी है। अगर विटामिन के नहीं है तो नसों से बाहर ब्लड आता रहेगा, इसे हैमरेज कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि नहीं? और जब शरीर के बाहर आता है तो इसे ब्लीडिंग कहते हैं। शरीर के बाहर आना ब्लीडिंग, नसें फट जाना, शरीर से ऊपर से बड़ा अच्छा सही लग रहा है लेकिन अंदर ब्रेन की नस फट गई है तो उसे कहते हैं हैमरेज। तो हैमरेज की कंडीशन और ब्लीडिंग की कंडीशन, दोनों में विटामिन के जरूरी है। समझ रहे? तभी वो चीज रुकेगा। लेकिन
अब ऐसा भी ना हो कि ब्लड के अंदर जो रक्त वाहिनियां है उसके अंदर जमे, तो उसके लिए रोकने का काम विटामिन ई करता है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और दूसरा कौन विटामिन करता है, कौन सी प्रोटीन और करता है, हेपेरिन प्रोटीन, जो कि लीवर से साबित है। ये मैं बार बार थोड़ा सा रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में वो चीज एकदम क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर आप में बड़ा कंफ्यूजन होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये मैंने बता दिया मोनोक्यूनोन कहां पाया जाता है, और इसकी कमी होने से सबसे ज्यादा शिशुओं में दिक्कत आती है, नवजात शिशु जो होते हैं, प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं एक तरीके से। K1 K2 K3 के बीच में मुख्य अंतर वही चीजें मैंने बताया है भैया। K1 कहां से मिलता है, ये K1 के स्रोत मैंने बता दिए, K2 के भी स्रोत बता दिए, K3 एक आर्टिफिशियल लैब में बनाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। और फर्मेंटेशन वाले से कौन सा प्रोटीन, कौन सा विटामिन बनता है, K2 बनता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से K2 बनता है, बार बार मैं बोल रहा हूं यहां पर। ये आपने देख लिया K1 के समान। हमारे शरीर में K1 ही जाके K2 में बदलता है, ये भी यहां पर लिखा होगा। K1 K2 है, हमें नीचे उन करीब में अंतर देखेंगे, ये देखिए जैसा नहीं है। या देखिए K3 जो है मोनोडायोन, निश्चित रूप से K1 या K2 जैसा बिल्कुल भी नहीं है। K1 K2 विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। K3 is most certainly not like K1 K2. K1 and K2 is present naturally in a variety of food sources, and they are also available as a prescription and in supplement form, and body can also turn K1 into K2, K1 को K2 में कन्वर्ट करती है, ठीक है। दूसरी ओर K3 विटामिन के का कृत्रिम रूप है, आपको यह किसी भी प्राकृतिक स्रोत में नहीं मिलेगा, यह नेचुरल रिसोर्स में बेटा नहीं मिलेगा। K1 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये देखिए महत्वपूर्ण है। कार्य प्रोटीन सक्रिय मदद करना, हृदय स्वास्थ्य, हड्डियों के स्वास्थ्य वगैरह में हेल्प करता है, ये मैंने आपको बताया कि अंत में मात्रा K1 की थोड़ी मात्रा में K2 में बदल सकते हैं। ये देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका शरीर, योर बॉडीज कैन ऑल्सो टर्न K1 इंटू K2 इन स्मॉल अमाउंट थैंक्स टू योर गट्स माइक्रोब्स। ये देखिए यहां पर आपकी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बॉडी कैन ऑल्सो टर्न K1 K2 टर्न टू गट्स। एक मिनट। यहां पर इंटेस्टाइन वर्ड यूज नहीं, अच्छा स्मॉल अमाउंट। चलिए, हमारे शरीर में जो साहब आंत है, बड़ी आंत है साहब, समझ रहे हैं, बड़ी आंत में इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, और इकोलाई बैक्टीरिया ही K1 को K2 में कन्वर्ट करता है। ये चीज है, आपके शरीर में आपका माइक्रोबायोम के बदौलत K1 को थोड़ी मात्रा K2 में बदलता है। ये मैंने जब आपको बताया होगा जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी तो अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने आपको पढ़ाया नहीं है। जब आपके इंटेस्टाइन की जब बात करते हैं, इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन दो होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो भैया जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अभी इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, बड़ी आंत है, उसमें हमारा एक बैक्टीरिया होता है एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई। और साहब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, ये क्या काम करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन K1 को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, K2 में, मोनोक्यूनोन में, फाइलोक्यूनोन को मोनोक्यूनोन में बदल देता है। K2 के उपयोग होता है अच्छा खासा, K1 K2 में बदलता है, स्वस्थ हड्डी के लिए जिम्मेदार होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखो K3 मनुष्यों के लिए पूरक के रूप में है, अच्छे कारण उपलब्ध नहीं है, यह हमारे लिए हानिकारक होता है। K3 विटामिन के का सिंथेटिक रूप है, इसका उपयोग अक्सर पशुधन और वाणिज्यिक पालतू भोजन के लिए किया जाता है। कुछ जानवरों के शरीर में विटामिन K3 को विटामिन के अन्य रूपों में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें विटामिन K3 को विटामिन के अन्य रूप जैसे मोनोक्यूनोन या मोनोडायोन, मोनोक्यूनोन और क्या कहते हैं फाइलोक्यूनोन में बदलने की क्षमता होती है। तो ये रहा साथियों, आपको मैंने K1 K2 K3 बता दिया और विटामिन ई के सारे रूप बता दिया है। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, एज इट इज पूरा पीडीएफ जो मैंने लिखा है, ये आपको पूरा आपको मिल सकता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल सकता है। आप जैसे भी चाहें आप व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको विटामिन ई और के बता दिया, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन को ही कवर करने में मैंने 2 क्लास ली है, ठीक है। ऊपर से लिखा हुआ मैटर आपको दिया है तो ज्यादा समय नहीं लगा है, समझ रहे हैं कि नहीं।
अब आप ऑफलाइन भी क्लासे कहीं करके देख लीजिए और ऑनलाइन भी क्लासे कहीं करके देख लीजिए। यदि आपको इतना मैटर मिल जाता है तो सफिशियंट है भाई, वहीं आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्लास आज के लिए इतना ही। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।